वेलकम बैक। आई एम नीरज सर, एडवांस क्लासेज फ्रॉम सिलवासा। दोस्तों आज स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 8 का हिस्ट्री। हाउ, व्हेन, वेयर, कैसे, कब और कहाँ। चैप्टर को आसान से समझते हैं कि आखिर ये चैप्टर कह क्या रहा है। तो दोस्तों हिस्ट्री क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हिस्ट्री क्या है। देखिए, अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की, हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो? तो देखो हिस्ट्री क्या है। अगर बात करें कि हिस्ट्री वर्ड जो है ये आया कैसे, तो हिस्ट्री वर्ड जो है इसकी उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से हुआ है। किससे? एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से क्या बना है? हिस्ट्री बना है। तो ये हिस्ट्री वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड कौन सा है? हिस्टोरिया। इससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और इस हिस्टोरिया का मीनिंग होता है, हिस्टोरिया मीन्स, या इसका बोल सकता हूं मीनिंग होता है इसका मीनिंग होता है इंफॉर्मेशन, मतलब जानकारी। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। बाय इन्वेस्टिगेशन अर्थात जांच पड़ताल करके, मतलब जानकारियों को, ज्ञान को जांच पड़ताल करके इकट्ठा करना ही क्या कहलाता है? हिस्टोरिया। और इस हिस्टोरिया से क्या बन गया? हिस्ट्री बन गया। क्या बन गया? हिस्ट्री बन गया। तो हिस्ट्री जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति हिस्टोरिया वर्ड से हुआ है। अगर मैं बात करूं कि हिस्ट्री का डिफिनेशन, तो लिखेंगे हिस्ट्री इज टेक्स्ट। हिस्ट्री इज टेक्स्ट का मतलब बुक। ये क्या है? एक प्रकार का किताब है। दैट्स गिव इंफॉर्मेशन, दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इन द पास्ट इवेंट का मतलब क्या होता है? घटना। तो अतीत में घटी हुई घटनाओं का क्या करता है? जानकारी देता है। अगर बात करूं कि हिस्ट्री के बारे में जो पहली किताब लिखे थे उस पर्सन को हम बोलते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस को हम लोग फादर ऑफ हिस्ट्री के भी नाम से जानते हैं। इन्होंने फर्स्ट बुक लिखा था इतिहास के बारे में, और उस बुक का नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था? हिस्टोरिका। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये बुक जो लिखी गई थी अराउंड 440 बीसी के अराउंड लिखी गई थी। और बीसी का मतलब पता है ना? बीसी का मतलब क्या होता है? देखो जिनको नहीं पता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। और एडी का मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का अगर कहा जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अगर निकाला जाए तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा? द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट बोर्न। द ईयर इन विच लॉर्ड क्राइस्ट किसको बोलते हैं? ईसा मसीह को। बोर्न मतलब वह साल जिसमें ईसा मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। और इसी के बदले में एक और कहा गया कि यहाँ से एक नया युग चालू हो गया, तो इसको बोला गया कॉमन एरा। क्या बोला गया? कॉमन एरा। एरा का मतलब होता है युग। एक नया युग का शुरुआत हो गया है। बस समझ में? तो देखो जिनको अगर नहीं पता है कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, सी क्या होता है, उसको देखो 1 मिनट में समझ जाओ। जैसे हमने एक लाइन खींच दिया, ये बताओ आज ये क्या है? आज हमारा 2025 चल रहा है। क्या चल रहा है? 2025 से पहले बताओ कभी 2000 हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा। 2000 से पहले कभी 1000 हुआ होगा? 1000 से पहले 500, 500 से पहले 100, 100 से पहले कभी 0 हुआ होगा कि नहीं हुआ? तो क्या यहाँ से पहले इंसान नहीं थे? थे। यहाँ से पहले भी इंसान थे।
यहां पर एक व्यक्ति का जन्म होता है, उस व्यक्ति का नाम क्या है? यीशु। कौन है ये? यह है भगवान यीशु है बात समझ में। और ईसा मसीह का क्या होता है? यहां पर जन्म होता है। तो यहां पर जब जन्म होता है तो यहां से चालू हो जाता है एडी। इसको लोगों ने क्या कहा? एडी। एडी का मतलब एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब हुआ कि वह साल जिसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ। आया बात समझ में। और इसके पहले वाले को हम कहते हैं बीसी, अर्थात बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो इधर भी होगा 10, 100, 200, तो इस तरह से इधर भी चलेगा। तो ये सब क्या लिखाएगा? बीसी में। और ये क्या लिखाएगा? तो ईसा मसीह के जन्म से पहले हेरोडोटस ने क्या लिख दिया? बुक। और इस बुक में इंडिया की चर्चा है। इस बुक में क्या है? इंडिया की चर्चा। तो देखो, इंडिया जो है एक सब कॉन्टिनेंट कंट्री है। अर्थात मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया का जन्म नहीं हुआ, इंडिया की उत्पत्ति हुआ है बस में। जैसे पाकिस्तान का जन्म हुआ कब? 1947 में। बांग्लादेश कब बना? 1971 में। तो इंडिया का जन्म नहीं हुआ है। जब टेक्टोनिक प्लेट जब टूटा था ना, जब पढ़ाएंगे ज्योग्राफी तो उसमें बताएंगे कि इंडिया एक अलग प्लेट से बना है बस समझ में। तो इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप में आता है बस समझ में। तो एडीबीसी समझ में आ गया। और यहां से कुछ लोग बोलते हैं, इसी को बोल देते हैं सी, अर्थात एडी लिखा रहेगा तो सी नहीं होगा, और सी लिखा रहेगा तो एडी नहीं होगा। तो सी का मतलब हो जाता है कॉमन एरा, अर्थात यहां से एक नया युग चालू हो गया। बोलो, बातें समझ में आ गया। तो हिस्ट्री का क्या मतलब होता है समझ में आ गया। हिस्ट्री को अगर बताऊं तो हिस्ट्री के फादर किसको बोलते हैं? हेरोडोटस। हेरोडोटस ने एक बुक लिखा जिसका नाम था हिस्टोरिका। इस हिस्टोरिका में इंडिया की चर्चा है बस समझ में। हिस्टोरिया, अगर हिस्ट्री की बात करूं तो किस वर्ड से डिराइव हुआ है? हिस्टोरिया। और हिस्टोरिया का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज गैदरिंग बाय इन्वेस्टिगेशन है बस में। अब हिस्ट्री का डिफिनेशन क्या होगा? तो हिस्ट्री इज टेक्स्ट दैट्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इन द पास्ट। समझ में आया? देखो, अब हमारा हिस्ट्री क्या है ये बात समझ में आ गया। अब आता है कि हम इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, है बात समझ में। इंडियन हिस्ट्री को देखो, इंडियन हिस्ट्री इतना छोटा नहीं है। हमारा जो इतिहास है, अगर मैं बात करूं तो अपने इतिहास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अर्थात 2500 बीसी से 1750 बीसी तक ये चलता है। मतलब यहां से, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले हमारा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एविडेंस मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके पहले भी हम पढ़ते हैं स्टोन एज। स्टोन एज को भी डिवाइड कर देते हैं पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो वो हिस्ट्री का जब स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अभी हम इसमें स्टार्ट करेंगे, ये पढ़ेंगे कि ये हिस्ट्री को हम पढ़ते कैसे हैं, हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका क्या बनाया गया। जैसे साइंस का तरीका है कितने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसी तरह से हिस्ट्री को भी पढ़ने का तरीका बनाया गया है बस समझिए। तो अगर मैं हिस्ट्री की अगर बात करूं कि हिस्ट्री को, अर्थात कौन सा हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री। कौन सा? इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3। देखो, इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो, अगर मैं ये 3 पार्ट की बात करूं तो एक है हमारा एंशिएंट। क्या है? एंशिएंट। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। दूसरा होता है मेडिएवल। क्या होता है? मेडिएवल। इसको बोलते हैं मध्यकालीन। कौन सा है? और तीसरा होता है मॉडर्न। क्या होता है? मॉडर्न। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है बस में, मॉडर्न। और एक और बता दूं, ये देखो, ये इंडियन हिस्ट्री कहाँ से पढ़ते हैं? तो ये हम पढ़ते हैं एंशिएंट जो इंडियन हिस्ट्री है वो हम पढ़ते हैं, देखो 5 लाख बीसी से लेकर 712 एडी तक। कहाँ तक? यहाँ तक पढ़ते हैं। इसके बाद ये जो पढ़ते हैं 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक। कहाँ तक? और ये 1707 से लेकर 18
ये हम पढ़ते हैं 1707 से लेकर 1947 तक। कहाँ तक? 1947 तक। ये हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, है बस समझ में। और 1947 से लेकर अब जो पढ़ते हैं अभी तक, ये हमारा कहलाता है कॉन्टेम्पोररी। कॉन्टेम्पोररी, ये कॉन्टेम्पोररी कहलाता है बस समझ में। कॉन्टेम्पोररी अर्थात इसको बोलते हैं समकालीन। क्या बोलते हैं? जैसे अभी हमारे टाइम में बताओ मोदी जी हैं, तो हम लोग मोदी जी के क्या हो गए? समकालीन हो गए। कि मोदी जी को हम लोग क्या देख रहे हैं? शासन को देख रहे हैं, तो हम लोग मोदी जी के समकालीन हो गए। कोरोना सबने देखा, तो हम कोरोना के क्या हो गए? समकालीन हो गए। तो इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में मेनली, एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। है बात समझ में? एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न। बात समझ में आ गया? तो ये जो है, आखिर सवाल आएगा कि सर ये 712 क्यों? अच्छा होता 700 लिख देते, है बात समझ में। ये 717 क्यों? ऐसे 1707 क्यों? 1700 लिख देते। तो कुछ न कुछ ऐसा रीजन हुआ होगा इस साल में कि जो डिवाइड करना पड़ रहा है। देखो, इसके डिवाइड के पीछे रीजन के बारे में बात करते हैं। आखिर एंशिएंट को यही टाइम पीरियड क्यों दिया गया, है बस में। तो अब यहां पर 712 से पहले क्या था? इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ हिंदू राजा थे। क्या थे? पहली बार भारत के अंदर मुस्लिम अटैक होता है 712 एडी में, है बस समझ में। 712 एडी में फर्स्ट मुस्लिम अटैक ऑन इंडिया मोहम्मद बिन कासिम। कहां अटैक करता है? अटैक करता है अभी जो प्रांत है पाकिस्तान के अंदर, वो जगह है मुल्तान, सिंध पर करता है। किस पे? पंजाब के अंदर क्या, पाकिस्तान में क्या है? सिंध। तो सिंध पर वो अटैक करता है। वहां के राजा रहते हैं दाहिर, दाहिर को हरा देता है, और वो पहला अपना क्या करता है? पहली बार वो भारत के अंदर शासन करता है और लोगों पर टैक्स लगाता है। तो बताओ, मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम धर्म को मानने वाला, कहाँ क्या मानने वाला है? इस्लाम धर्म को। और इसके पहले इंडिया के अंदर क्या है? हिंदू धर्म है। लोग जातियां में डिवाइड हैं। देखो, चाहे जाति कोई भी हो, भगवान राम को मानता है कि नहीं मानता है, भगवान कृष्ण को मानता है कि नहीं मानता है। तो देखो, हम जातियों में बेशक बटे हुए हैं, लेकिन भगवान सबके लिए सबको मानते हैं। अब यहां से क्या होता है कि हमारे देश के अंदर एक नया धर्म स्टार्ट होता है बस में। हमारे देश में क्या होता है? एक नया धर्म स्टार्ट होता है। तो जब बताओ कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत आया तो एक नया धर्म लेकर आया। जब वो अपने यहाँ से चला था तो खान पान भी लेकर आया, वहां से भाषा भी लेकर आया, है बस में। ये पहला जो था तुर्क था, है बस में। कल्चर अपना लेकर आ गया, भाषा लेकर आ गया। तो बताओ, सारा चीज यहां से बदलना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए इंडियन हिस्ट्री को यहां से क्या किया गया? डिवाइड कर दिया गया। इसलिए बोला गया इसको एंशिएंट, प्राचीन। इसके बाद से हमारे देश में मुस्लिम आते रहेंगे, है बस में। तो 712 में फर्स्ट मुस्लिम हमारे देश के अंदर एंट्री कर जाता है, जिसका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम। बोलो, ये डिवाइड हो गया। अब ये चलता रहेगा। इसके बाद मोहम्मद गजनवी आएगा। क्या आएगा? मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी का पूरा नाम पता है किसी को? महमूद गजनवी का पूरा नाम था मोहम्मद सुल्तान उल अजीम ममीन अदौला निजामुद्दीन अब्दुल कासिम मोहम्मद गाजी, है बस में। तो उसने भी जो अपना ये सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, उसको उसने लूट लिया। यहाँ से 40 मन सोना और 80 मन चांदी ले गया था, है बस में। बहुत ज़्यादा मात्रा में हिंदू मंदिरों को तोड़ा था। तो यहाँ से बताओ, धीरे धीरे क्या हुए? मुस्लिम आक्रमणकारी आते गए। फाइनली देखा जाएगा तो 1191 में एक घटना होती है, बैटल ऑफ तराइन का युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तो यहां पर मोहम्मद गौरी हार जाएगा और नेक्स्ट ईयर 92 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देगा और दिल्ली पर शासन करने लगेगा, है बस में। अब ये जो मोहम्मद गौरी है, इसकी कहानी हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। तो अब ये मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है, स्लेव। अब ये क्या होते हैं? गुलाम। तो उसका वो रह गया और वहां से एक गुलाम वंश चालू हो गया दिल्ली में।
तो ये 1192 में देखो जीता है। इसके बाद 1206 से यहां से राजा बनना स्टार्ट हो जाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कुतुब मीनार बनवाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका लड़का बनेगा आराम शाह, इसके बनाएगा इल्तुतमिश, फिर उसका लड़का आएगा रुकनुद्दीन, फिर उसकी लड़की आएगी रजिया सुल्ताना, ऐसे ही चलता जाएगा। और ये परंपरा चलते चलते टोटल 5 वंश निकल जाएंगे और ये डेट पहुंच जाएगा कहां से कहां तक, 1526 तक। कहां तक? जब ये 1526 तक जाएगा तो यहां पर क्या होगा कि इस समय लोधी वंश की शासन रहेगा और लोधी वंश में शासक रहेगा इब्राहिम लोधी, और उस इब्राहिम लोधी को हरा देगा पानीपत के प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ पानीपत, बाबर आएगा। बाबर भी अफगान से आएगा। आए बस समझ में? ये कौन थे? ये तुर्क के रहने वाले थे। अभी जो चल रहे थे ये गौरी जो था ये तुर्क था। आए बस समझ में? तो ये अगर बात करूं तो ये कहां से आएगा, ये हरा देगा बाबर, और यहां से मुगल वंश से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 1526 से लेके 1857 तक मुगलों का शासन चलेगा। लेकिन मुगल एक बार ऊपर जाएगा, कहां तक? 1707 तक। देखो ये जो टाइम लिखा हूं, यहां से मुस्लिम आक्रमणकारी आना स्टार्ट हो गए और 1707 तक मुगल आक्रमणकारी, देखो यहां से मुस्लिम आक्रमणकारी आते रहेंगे। ये भी क्या है, बाबर भी आएगा तो क्या रहेगा, वो भी मुस्लिम ही रहेगा। तो मुस्लिम आएंगे, यहां के बाद मुस्लिमों का पावर क्या होता है, कम हो जाता है, और यहां से एंट्री मार जाते हैं ब्रिटिश। कौन मार जाएगा? ब्रिटिश। तो बताओ हमारे देश में अगर देखा जाए इतिहास को, तो इतिहास बताओ 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये डिवीजन करने का काम किया था। एक और डिवीजन है, इसी को एक ब्रिटिशर जो था, इकोनॉमिस्ट था, जिसका नाम था जेम्स, उसने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बस समझ में? तो एक और डिवाइड कर देता है सब, जिसका नाम है हिंदू मुस्लिम। देखो यहां पर कौन किसका शासन है, हिंदू का, किसका है, यहां पर कौन है, मुस्लिम, कौन है, और यहां पर कौन है, ब्रिटिश। तो भारतीय इतिहास को बताओ कितने पार्ट में हम डिवाइड कर दिए। अब बताओ यहां से बताओ कल्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, भाषा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, खान पान चेंज हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। अब बताओ यहां के बाद यहां आए, ये सब चलता गया। इसके बाद कौन आ गया, यूरोपियन। हमारे देश के अंदर डच आ जाएंगे, डच आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, डेनमार्क आ जाएगा, पुर्तगाली आ जाएंगे, इंग्लैंड वाले आ जाएंगे। है बस सुनिए, तो ये सब के सब आएंगे, तो ये अपना कल्चर लेकर आएंगे। तो इनका टाइम पीरियड ये चलेगा, इनका टाइम पीरियड ये चला था, और इसके पहले हम क्या थे, हम प्योर हिंदू थे। है बस समझ में? हमारा कल्चर बिल्कुल सेम था, सब आके मिक्स हो गए। तो इंडियन हिस्ट्री को हमने डिवाइड कर दिया। अब बताओ इसका आंसर मिला कि नहीं मिला, कि हम इंडियन हिस्ट्री को कैसे टाइम के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं। बात समझ में आया? क्यों करते हैं, समझ में आ गया कि इंडियन हिस्ट्री को ऐसा क्यों डिवाइड करते हैं। 712 ही क्यों, 1707 ही क्यों, और 1947 ही क्यों। तो 1947 में क्या हो गया, हम इनसे आज़ादी पा गए। समझ में आया? तो इसका डिटेल हम करेंगे जब हिस्ट्री का पार्ट करेंगे तब। आया बात समझ में? अब आता है हमारा तीसरा, कि हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। तारीख क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो तारीख इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर तारीख का इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है कि अगर बात करूं तो मोहम्मद बिन कासिम कब आया भारत, ये बताओ, डेट इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। भारत का कल्चर वहां से चेंज होना स्टार्ट हो गया, हो गया। तो इतिहास में डेट इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है बस में, समय इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है। अगर डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता तो देखो इतिहास की अगर बात किया जाए, अगर इतिहास की बात किया जाए तो बहुत से ऐसे डेट हैं, बहुत से ऐसे टाइम समय हैं जिनको याद रखना पड़ता है। जैसे इतिहास में कहा जाएगा कि एक शासक था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? उसके इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई भारत के इतिहास में राजा ही नहीं हुआ। वो 22 भाषा बोलता था, 22 भाषा पढ़ भी लेता था, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्खता वाला काम वही किया। अर्थात तुम अगर सर्च करो कि मूर्ख राजा किसे कहते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक को, है उसमें। तो इतिहास ये भी बताता है कि साम्राज्य चलाने के लिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए? समझदार। अकबर का नाम सुने हो? अकबर अंगूठा छाप था। कैसा था? लेकिन उसको एक अच्छा राजा माना जाता है क्योंकि वो सभी धर्मों को मिला के चला, जो भी काम किया बहुत अच्छा किया। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक को एक मूर्ख राजा माना जाता है। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक का एक कहानी बताते हैं
कि एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ना उत्तराखंड का एक राजा था, उत्तराखंड का नाम सुने हो? उत्तराखंड का एक राजा था, उसके साथ युद्ध करने की घोषणा कर दिया दिसंबर जनवरी के महीने में। अब बताओ उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी एरिया, ऊपर से क्या है? उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी एरिया है, और दूसरा ऊपर से क्या है? वहां पर बर्फ पड़ता है, बर्फ पड़ता है। अब बताओ उस बर्फ में जो दिल्ली से जो जितने भी जाएंगे युद्ध करने के लिए, क्या उस बर्फ को सामना कर पाएंगे? जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ हैं, यहाँ से तुरंत अगर ठंड के टाइम में अगर हम लोगों को कोई लेके चला जाए गांव, तो क्या हम लोग ठंड को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि हमारी बॉडी यहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल चुका है। तो वो क्या होगा? वहाँ के जो सैनिक होंगे वो हार जाएंगे। तो देखो युद्ध भी करने गया तो ठंड के टाइम पर, वही जाता जून जुलाई में तो युद्ध जीत सकता था, लेकिन युद्ध करने कब गया? मतलब दिसंबर जनवरी के टाइम पर, तो हार गया ऑटोमेटिक। है बस समझ में? इसका ऐसी ऐसी कहानी है कि तुम सुनोगे तो हंसते रह जाओगे। है बस समझ में? तो डेट इंपॉर्टेंट है। अब ये बताओ कि ये पता चल रहा है कि हमको युद्ध करना चाहिए, तो कभी भी ठंड के मौसम में नहीं करना चाहिए इसकी कहानी से। तो देखो अब ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ऐतिहासिक घटनाओं को क्या करता है? क्रोनोलॉजिकली हमको बताता है। देखो ये क्रोनोलॉजी का मतलब वो सिस्टमेटिक ढंग से। तो ये बताओ एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करूं तो बताओ यहां पर आया मोहम्मद बिन कासिम, ये जब आया तो फिर आ गया महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बाद आ गया गौरी, गौरी के फिर वंशज यहां पर है, फिर इसके बाद आ गया बाबर। तो बताओ ये क्रोनोलॉजी, मतलब क्रोनोलॉजी का मतलब सिस्टमेटिक ढंग से ये सब चीजें चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो जब किसी भी चीज को हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री इवेंट मतलब इतिहास की जो भी घटनाएं हैं उसको क्रम से हम पढ़ लेते हैं। है बस सुनिए। इसके बाद आ जाता है कि इसका कारण और परिणाम हम समझ लेते हैं। देखो मुस्लिम शासक आए तो इनका परिणाम समझ में आ गया कि भारत के अंदर क्या हो गया? धर्म, एक धर्म से दूसरा धर्म बन गया, दूसरा से तीसरा धर्म बन गया। अब हमारे देश में देखोगे तो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, पारसी है, जैन है कि नहीं है? तो धर्म में क्या हो गया? डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा रूप। तो ये चीजें मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है? और इसका बताओ, तो इससे बताओ हमें इतिहास की समझ आती है कि नहीं आती है? तो हमें इसे इतिहास की समझ आ जाती है। तो डेट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आया डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? कि इतिहास की समझ बढ़ा देती है। इतिहास में कोई भी घटना घटी हुई है तो उसका एक क्रोनोलॉजी अर्थात सीक्वेंस हमको दे देता है, और इसका क्या रीजन होगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हमको पता चल जाता है बस समझ में। इसके बाद हम बात करते हैं कि कॉलोनियल क्या है, औपनिवेशिक क्या है। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, टोटल 4 टॉपिक है। औपनिवेशिक क्या होता है? तो देखो एक ऐसा राज्य, जैसे मान लो कि अगर मान लो कि कोई एक लड़का है और उसको तुम बिगाड़ना चाह रहे हो, तो क्या एक दिन में उसको कहने से बिगड़ जाएगा? उसको धीरे धीरे बिगाड़ना पड़ेगा ना। उसी तरह से एक देश है और दूसरे देश के ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहता है, मतलब उसको चारों तरफ से कंट्रोल में लाना चाहता है। तो बताओ ये एक बार में होगा या धीरे धीरे होगा? जब कोई भी काम धीरे धीरे होता है उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। तो एक औपनिवेशिक अर्थात कॉलोनियल जो होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर अपना क्या करता है? प्रभाव को स्थापित करता है उसमें। तो बोल सकते हैं कि कॉलोनियल इज अ प्रोसेस इन विच अ कंट्री इस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर अनदर कंट्री। मतलब एक देश दूसरे देश के ऊपर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व जमाने के लिए जमा देता है, तो उस देश को हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलोनियल कहते हैं। अब वो ऐसा करेगा तो उससे क्या करेगा? तो उसका पूरा का पूरा इकोनॉमिकल कंट्रोल कर देगा, आर्थिक नियंत्रण को अपने हाथ में ले लेगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत क्या एक कृषि प्रधान देश है। जब अंग्रेज हमारे देश में आए थे तो हम कहते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं। यहां पर पता है क्या करते थे? वो बोलते थे कि जूट की खेती करो, है बस में। यहां पर नील की खेती कराते थे, है बस में। चावल गेहूं बाहर से मंगा देते थे। तो हमारी जो इकोनॉमिकल कंट्रोल है वो किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश के हाथ में। अगर बात करते हैं पॉलिटिकल पावर, मतलब सरकार में भारतीयों को जगह ही नहीं देते थे, तो उनके अंडर में किसके चला गया? अगर मैं बात करूं ब्रिटिशर के, तो जब ब्रिटिश हमारे ऊपर था तो हम उसके क्या थे? कॉलोनियल थे।
हम उसके अंडर में थे। तो इकोनॉमिकल कंट्रोल भी वही करता था, पॉलिटिकल कंट्रोल अर्थात आर्थिक स्थिति को भी वही देख रहा था, राजनीतिक स्थिति को भी वही देख रहा था। और कभी कभी हमारे कल्चर में क्या वो बोलता था कि भारत जो एक सपेरों का देश है, भारत का नसीब है कि हम उसके ऊपर शासन कर रहे हैं। तो मैं काले का कथन है बस समझ में। तो सोचो, हम तो वसुधैव कुटुंबकम का नीति अपनाते हैं, हम तो सांप को भी दूध पिला देते हैं, है बस समझ में। तो इन लोगों देखो हमारे कल्चर को भी लेके इन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया। हमारे पॉलिटी को अर्थात हमारे राजनीति अर्थात हमारे शासन जो हमारे ऊपर किए उसमें भी हमें शामिल नहीं होने दिए। और हमारी आर्थिक स्थिति को भी उन्होंने क्या किया, कंट्रोल करके रखा। तो अगर कोई कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कर रहा है, तो जिस कंट्री के ऊपर ये सब हो रहा है वो कंट्री क्या कहलाएगा, कॉलोनियल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कॉलोनियल। तो ये टोटल 4 टॉपिक हैं। 4 टॉपिक समझ में आ गया है बस समझ में। तो इसको खत्म करते हैं।